Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India-USA relation. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, Lakeshred and international relation. Before moving ahead, I would like to tell you people a little bit about this channel. See, हमने इस नवंबर में ना 2024 को इस चैनल को 4 इयर्स हो जाएंगे एंड वी आर पुटिंग आवर बेस्ट. वी वांट यू टू हेल्प अस. जैसे कि एक वीडियो है, ठीक है, तो उस पर हम देखते हैं कि व्यूज़ काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो. देखो, अगर आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे तो उससे हमारा चैनल जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा. रिकॉग्नाइज एज इन ज़्यादा लोग जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे. एंड वी हैव बिन वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस चैनल. तो अगर आप लोग हमारी हेल्प करोगे तो हम जल्दी कंटेंट जो है लेके आ पाएंगे, और मेरी वीडियोस जो हैं वो सेम एफर्ट्स डालने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो उस कंसिस्टेंसी से वीडियो जो है मैं बना नहीं पाती हूँ. इवन वी वांट मोटिवेशन टू वर्क फॉर दिस चैनल. सो अगर आप लोग हमारी हेल्प कर पाओ, इट वुड बी गुड फॉर अस. ओके, फाइन. सो लेट्स मूव अहेड विद आवर टॉपिक. देखो, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है, अब यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट ना 1 साल हो गया है. किस चीज को 1 साल हो गया है? भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस की विजिट पर की थी, राइट? और उस टाइम ये बोला गया था कि इंडिया एंड यूएसए के रिलेशन ऑल टाइम पीक पर है, बिकॉज काफी सारे एरियाज में कॉपरेशन की बात की गई थी. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, स्ट्रैटेजिक एंड हाईटेक कॉपरेशन की बात की गई थी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातचीत की गई थी. यानी कि यूएस से इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा. इसके लिए एक इनिशिएटिव भी लिया गया था, यूएसए इंडिया इनिशिएटिव, राइट? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको आईसेट बोला गया, राइट? सो अब इतने सारे इनिशिएटिव्स, और इस इनिशिएटिव के तहत जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बात की गई थी. देखो, इतना कुछ बोला गया, लेकिन अभी 1 साल पूरा हो गया है. लेकिन जो सोचा गया था कि रिलेशन बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ऐसा हुआ नहीं. अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं 2024 में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G7 की मीटिंग पे जो है वो जाएंगे भी. G7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए इटली में जाएंगे. वैसे तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट हर बार G7 का समिट होता है ना, तो कुछ कंट्रीज को एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है. तो इस बार इंडिया को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया. तो अपना राइटर ने इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. कौन से है वो 3 पार्ट? यहाँ पे देखो, पहला है गुड, उसके बाद है बैड, देन उसके बाद क्या है? अगली, राइट? देखो, सबसे पहले गुड पार्ट की बात कर लेते हैं इंडिया यूएसए रिलेशन में. अगर हम देखें, 25 साल पहले जो है इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था. और जब इंडिया ने ये पोखरान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया ना, तुरंत ही क्या हुआ? तुरंत ही यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, बिकॉज यूएसए नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर पावर बने. लेकिन देखो, बाद में यूएसए को रियलाइज हुआ कि चाइना बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है, एंड चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएसए को इंडिया की जरूरत पड़ेगी. तो में क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके 4-5 महीने बाद 28 सितंबर 1998 में हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ना एक फेमस एशियन सोसाइटी में स्पीच देते हुए बोला, इंडिया यूएसए जो है ना वो नेचुरल एलाइज है. मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज होते हैं, और दोनों एक साथ मिलके ही काम उनको करना पड़ेगा. और उसके बाद क्या हुआ? इंडिया एंड यूएसए ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. 21st सेंचुरी में बहुत सारे एरियाज में कॉपरेशन चालू हुआ, चाहे वो ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, या फिर आउटर स्पेस है. इन सब एरियाज में इंडिया एंड यूएसए का कॉपरेशन शुरू हुआ. धीरे धीरे कॉपरेशन बढ़ता गया, एक्सपैंड हुआ दूसरे फील्ड्स में भी. फॉर एग्जांपल, मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए गए. उसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के पोर्ट्स को और लॉजिस्टिक को क्या करेंगे? हम यूज करेंगे. और क्या क्या आता है आपके फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स में? देखो, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है ना, दोनों की मिलिट्री की सेम होनी चाहिए. वो रियलाइज हुआ क्योंकि नीड पड़ने पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए. और उन टेक्नोलॉजीज का नाम क्या था? लमाओ, कमकासा, बेका.
और उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में आज के टाइम पर, मतलब कोऑर्डिनेशन ज्यादा हो रहा था इंडिया एंड यूएसए के बीच में, और इंडिया यूएसए से काफी मिलिट्री हार्डवेयर परचेज भी कर रहा था। ये एग्जाम्पल डिपिक्ट करते हैं कि कैसे कॉपरेशन बढ़ता गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के इशू की बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, यहाँ पे देखो आप जम्मू एंड कश्मीर का, पहले क्या होता था कि यूएसए ना इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज करता था। किस चीज के लिए क्रिटिसाइज करता था? जेएनके इशू के लिए। लेकिन अब वो नहीं बोलता है, बिकॉज उनको ये पता चल चुका है कि इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसके बाद क्वाड के बारे में आप लोगों को सबको पता है। क्वाड क्या है? 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ है, राइट। तो अभी इंडिया यूएसए आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके अलावा 2 कंट्रीज और पार्टिसिपेट करती हैं। चाइनीज एग्रेशन को लेकर दोनों कंट्रीज की सोच भी सेम है। देखो पहले यूएसए इंडिया एंड पाकिस्तान को एक जैसे देखता था, अलग अलग करके नहीं देखता था। इवन यूएसए के मिनिस्टर्स इंडिया में विजिट करने के बाद पाकिस्तान में विजिट करते थे, उन्हें लगता था दोनों कंट्रीज काइंड ऑफ सेम है और इंडिया की अलग से अहमियत नहीं थी। पर अब यूएसए इंडिया को अलग से ट्रीट करता है और पाकिस्तान के साथ जोड़कर नहीं देखता। ये बात हुई अच्छी अच्छी चीजों की, यानी गुड पार्ट की। बट अब देखो हम बात करते हैं बैड पार्ट की। बैड पार्ट की बात करते हैं। देखो दोनों देशों की सोच एक जैसी है, लेकिन इस दोनों देशों के व्यू पॉइंट जो है कॉपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में मिले हैं, लेकिन उनका माइंडसेट सेम नहीं है। आई मीन सोच सेम नहीं है। कैसे? यूक्रेन वॉर का अगर हम एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए सेकेंड उसमें, अगर हम यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल है, दोनों का पर्सपेक्टिव इस वॉर में बहुत डिफरेंट था। यूएसए का स्टैंड इस वॉर में इंटरनेशनल रूल एंड लॉ के तरफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर था, जबकि इंडिया का स्टैंड इस वॉर में डिफरेंट होता है। कैसे? इंडिया ने थोड़ी प्रेगमेटिक अप्रोच अपनाई। इंडिया का कहना यह है कि वॉर की वजह से डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज है ना, उनमें फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी, सिक्योरिटी, इन सब के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इंडिया का स्टैंड अलग है, बिकॉज इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा इस वॉर वाली सिचुएशन में भी इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। हालांकि इसके लिए यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को यह बात पसंद नहीं आई और यूएसए के दबाव के चलते 2 साल से इंडिया रशिया क्या कर रहे हैं? समिट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, एनुअल जो समिट हुआ करता था ना इंडिया और रशिया के बीच में, वो हो ही नहीं पा रहा है। अभी बात ये क्या है कि ये समिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी फिर से पीएम मोदी 3rd टर्म में आए हैं और अब ये देखना है कि इंडिया रशिया समिट जो है वापस से शुरू किया जाता है कि नहीं। मतलब अभी यूएस से ये भी देख रहा है साथ साथ कि इंडिया रशिया से कैसे डील कर रहा है। और अभी फ्यूचर में भी 2 समिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला समिट जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कहाँ पे होने वाला है आपका, कजाकिस्तान में होने वाला है इस जुलाई में, और जिसमें आपके इंडिया एंड रशिया दोनों हैं। उसके बाद ब्रिक समिट जो रशिया के कजान में होने वाला है अक्टूबर में, राइट। तो अभी ये देखा जाएगा कि कैसे इंडिया और रशिया डील करते हैं, और ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है? यूएसए ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इजराइल का इशू देखिए। इजराइल के इशू की अगर हम बात करें, वैसे वॉर स्टार्ट हुआ ना हमास एंड इजराइल के बीच में। शुरू में यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा यूएसए का दबाव इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है कि आप सिविलियंस पर अटैक ना कीजिए। इवन बाइडेन ने वेपन की सप्लाई को काफी ज्यादा मतलब कम कर दिया, और इंडिया का स्टैंड जो है ना इस इशू पे यूएसए से काफी अलग है। बिकॉज पहले इंडिया क्या कर रहा था कि पहले वो उसने एब्सटेन किया, बाद में प्रिंसिपल स्टैंड लिया और इजराइल को सपोर्ट भी नहीं किया। यहाँ पर डिफरेंसेस नजर आए दोनों कंट्रीज के व्यू पॉइंट में। अब हम देख लेते हैं चाइना फैक्टर। देखो हम देख रहे हैं कि कैसे चाइना जो है अपने थ्रेट्स को बढ़ा रहा है, किसके अगेंस्ट? ताइवान के अगेंस्ट। लेटेस्ट देखने को मिला फिलीपाइंस इन साउथ चाइना सी के साथ भी चाइना ने कैसा, मतलब फिलीपाइंस के साथ चाइना ने कैसा रिएक्ट किया साउथ चाइना सी को लेके, ठीक है। फैक्टर्स ये भी है कि अभी मेनली आपको पता है जब हमारा रिपब्लिक डे था तो बाइडेन ने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन, और क्वाड का समिट भी फोरगॉन हो गया। यूएसए ने ये इंडिकेट किया कि अभी अंटिल नवंबर वो किसी से नहीं मिलेंगे। जो प्लान विजिट थी ना यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, वो भी कैंसिल हुई है 2 बार इस बार, ठीक है। वो बोला जा रहा है किसकी वजह से हुई है? वो बोला जा रहा है यूएस के इलेक्शंस जो होने हैं ना नवंबर में, उसकी वजह से हुई है, राइट। उसके बाद आप देखो यूएस के जो डेप्यूटी सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट है ना,
उनका फोकस क्वाड प्लस मीटिंग्स पे था विद द रिपब्लिक कोरिया एंड फिलीपाइंस, राइट। उसके बाद अब हम देख लेते हैं किस चीज को लेके, थोड़े से बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, डिफेंस कॉर्पोरेशन साइन हुआ था न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन, जिसको रिन्यू किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स इन 2015। 2016 में डिफेंस रिलेशनशिप को डेजिग्नेट किया गया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव, इंड्योरिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डिफेंस पार्टनरशिप की जाए, राइट। अगस्त 2022 में यूएस नेवी शिप ने जो चार्ल्स ड्यू है विजिट किया था चेन्नई में फॉर रिपेयर्स एंड एलाइड सर्विसेज। ये फर्स्ट एवर रिपेयर थी यूएस नेवी शिप की इन इंडिया। सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट है हमारे, जो हमने देखा था लेमाओ, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो 2016 में साइन किया गया। कमकासा, दैट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में साइन हुआ। बेका, दैट इज बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2020। बायलैटरल एक्सरसाइज युद्धाभ्यास आर्मी के साथ होती है, वज्रप्रहार स्पेशल फोर्सेस के साथ होती है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो 2019 में इनॉग्रेट हुई, वो भी कॉमन मतलब ट्राई तीनों सर्विसेज के साथ होती है। नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियन की नेवी ने ज्वाइन किया यूएस इंडिया जापान मालाबार एनुअल नेवल एक्सरसाइज, और यूएस ने पार्टिसिपेट किया किसमें, इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें इंडिया एंड यूएस के बीच में, देखो 2022 से 23 के बीच में 128.55 बिलियन पहुंच चुका है, और एक्सपोर्ट जो है हम देख रहे हैं वो बड़ा है 72.31 बिलियन से, राइट, जो कि पहले कितना था 76.18 बिलियन, और इंपोर्ट 50.24 बिलियन इंक्रीज हुआ है। स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा की बात करें, दोनों की एनर्जी सेक्टर में बहुत बायलैटरल पार्टनरशिप है। अप्रैल 2021 में यूएस एंड इंडिया ने लॉन्च किया था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप विद 2 ट्रैक्स, जिसमें स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात की गई और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की बात की गई। अब ये स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी के 5 पिलर्स है: पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, सस्टेनेबल ग्रोथ, इमर्जिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी। यूएसए ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2021 में और रेटिफाई किया अपना एग्रीमेंट 2022 में। ओके, ये देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस कॉर्पोरेशन जो हुआ है इंडिया एंड यूएस के बीच में। एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2005 में एस&टी कॉर्पोरेशन को लेके। इसरो एंड नासा एक साथ वर्क कर रहे हैं टू रियलाइज अ जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार। इसरो ने अवेल किया है नासा जेपीएल डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना सपोर्ट फॉर इट्स चंद्रयान 1 मास ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 2 मिशन। दोनों साइड्स करेंटली एक्सप्लोर कर रही है किस चीज को, पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलिंग सिमिलर सपोर्ट फॉर चंद्रयान 3 सैटेलाइट। कमर्शियल फ्रंट में इसरो ने लॉन्च किए हैं मोर देन 200 सैटेलाइट फ्रॉम द यूएस ऑन बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एज a co-passengers also. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.